तो हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल बेसिक एजुकेशन में। और कल रात को वीडियो इसलिए नहीं आ पाया क्योंकि क्या हुआ कि वीडियो बन गया था, सब कुछ हो गया था। फिर बाद में देखा तो हमारा वॉइस ही नहीं आया, मतलब वॉइस हाफ वीडियो में था, हाफ वीडियो में नहीं था। तो इस चक्कर में मुझे यह वीडियो आज सुबह अपलोड करना पड़ रहा है बनाकर, क्योंकि कल रात में यह वीडियो बन नहीं पाया था ढंग से। वरना वीडियो हमारा जो है वो रात के समय में ही आता है। ठीक है। तो आज के वीडियो में हम क्या लेकर आए हैं, 29 अप्रैल के जो भी 29 अप्रैल को जो भी हमारे करंट अफेयर्स थे उनसे रिलेटेड जो भी टॉपिक हैं, जो भी तथ्य हैं वो हम बता सकें इस वीडियो में। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं, इस वीडियो को। सबसे पहला क्या है, अंतरराष्ट्रीय जैज दिवस। देखिए, जैज दिवस मतलब क्या होता है। जैज एक प्रकार का क्या होता है, म्यूजिक होता है। ठीक है, जैसे हमारे यहाँ क्लासिक म्यूजिक होता है, क्लासिकल होता है, रॉक होता है, मेटल होता है। ये कई प्रकार के क्या होते हैं, म्यूजिक होते हैं। वैसे ही जैज भी क्या होता है, एक प्रकार का क्या होता है, म्यूजिक होता है, जिसमें कौन सा, यह वाला वाद्य यंत्र बजता है। ये आप देख रहे हैं, ये हाथ में पिपीरी लेके बैठा है, जो वो बरातों वरातों में नहीं बजती रहती ऐसे करके, वही पिपीरी है ये। तो क्या है, ये अंतरराष्ट्रीय जैज दिवस ये कब मनाया जाता है, ये मनाया जाता है 30 अप्रैल को। यह डेट नोट कर लीजिएगा, अंतरराष्ट्रीय जैज दिवस 30 अप्रैल को मनाया जाता है। अब बात आएगी ये किस लिए मनाया जाता है। तो यह देखा जाए तो ये क्या है, वैश्विक कार्यक्रम है, मतलब एक वर्ल्ड स्तर पर यह कार्यक्रम होता है जो लोगों को एक साथ लाने के लिए है, और शांति, एकता और अंतर सांस्कृतिक संवाद को बढ़ावा देने के लिए क्या होता है, यह मनाया जाता है। अब अंतर सांस्कृतिक संवाद का क्या मतलब है, देखिए, जब ये म्यूजिक प्ले होता है तो सब एक साथ एक जगह बैठते हैं, सब एक समारोह टाइप का होता है, सब आपस में बातचीत करते हैं। तो इस वजह से क्या, इसको डे को क्या मनाया जाता है, कि लोगों को एक साथ लाता है, ये शांति, एकता, अंतर सांस्कृतिक संवाद, ये सबको बढ़ावा देता है। इस वजह से इसको सेलिब्रेट किया जाता है। कब, 30 अप्रैल को। ठीक है। तो ये क्या है, इंटरनेशनल जैज डे है। होप आपको ये समझ आ गया होगा। तो इसमें दो ही तीन पॉइंट इंपॉर्टेंट है, कब मनाया जाता है 30 अप्रैल को, क्यों मनाया जाता है, एक साथ लाने के लिए, शांति, एकता, इन सब के लिए। ठीक है। तो यह इसका मेन मोटो है। ठीक है। अब चलिए इसमें आगे बढ़ते हैं आज के वीडियो में। आरबीआई ने क्या शुरू किया, संक्रमण योजना। संक्रमण योजना से क्या मतलब है, देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक ने सार्वभौमिक बैंक बनने के इच्छुक लघु वित्त बैंक, लघु वित्त मतलब एसएफबी, यानी कि स्मॉल फिनेंस बैंक्स। ठीक है। तो जो एसएफबी यानी कि स्मॉल फाइनेंस बैंक है, तो बेसिकली ये क्या करते थे, ये जो हमारे छोटे छोटे एरियाज होते थे ना, जहाँ पर बस्तियां पाई जाती थी, या फिर ऐसे लोग रहते थे जो सिलाई का काम करके अपना गुजारा कर रहे हैं, सब्जी बेच के अपना गुजारा कर रहे हैं। तो इन लोगों को ऋण प्रदान करने के लिए और इनको बैंकिंग सुविधा देने के लिए उनका ये स्मॉल फाइनेंस बैंक बनाए थे, कि आप जाकर ये, इनको कब 2015 में लाइसेंस दिया था इसने, आरबीआई ने। और इन्होंने क्या किया था, इन छोटी छोटी जगहों को टारगेट किया था। और आपने सुना होगा उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक, मेरा नहीं है लेकिन है, उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक है, और कोऑपरेटिव बैंक करके एक है, ये दो चार नाम है। तो ये लोग क्या करते हैं, ये छोटे छोटे एरिया में ये सब टारगेट करते हैं। तो इनको क्या किया है, अब सार्वभौमिक बैंक बनाने की तरफ क्या किया है, एक योजना बनाई है, मतलब सार्वभौमिक ये अब और भी क्षेत्रों में और अच्छी तरीके से बड़े लेवल पे अब ये काम करेंगे। ठीक है। तो इसलिए इनको बनाने की क्या है, इसके लिए यह योजना बनाई है। अब योजना में क्या है, योजना में क्या है कि देखिए, एक तो मुझे याद है कि जैसे सपोज किसी को अपना धर्म चेंज करना है, सपोज, तो उसमें धर्म चेंज करने के लिए
उसमें मिनिमम आपकी जो नेटवर्थ होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए, 1,000 करोड़ रुपए। ठीक है, 1,000 करोड़ रुपए नेटवर्थ होनी चाहिए आपकी। और इसमें एक और रूल भी है आपका कि अ, आपका इनके साथ कम से कम 5 सालों तक एकदम फेयर बैंकिंग बैकग्राउंड होना चाहिए। मतलब सपोज आप इनके साथ अगर हैं तो आप डिफॉल्टर ना हो। ठीक है, इस तरीके की ये निर्देश जारी किए हैं इन्होंने कि सपोज आप बैंक से हैं, आपने इनसे लोन लिया, अब आप डिफॉल्टर हो गए, आप लोन चुका नहीं पा रहे हैं, तो ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। मिनिमम 5 साल तक आपका इनके साथ क्या एकदम फेयर, मतलब एकदम अच्छी तरीके से इनके रिलेशन होने चाहिए बैंक के साथ। तो ये यही, और ऐसे ही एक दो शर्तें और हैं। तो यही इनका क्या है, मेन योजना के क्या है, दिशा दिशा निर्देश हैं। होप ये आपको समझ आया होगा। आगे बढ़ते हैं। इराक ने क्या किया है, समलैंगिक संबंधों पर बनाया है क्या, कठोर कानून। क्या कठोर कानून बनाया गया? देखिए समलैंगिक मतलब क्या होता है, ये जो वो होते हैं ना हमारे एल जी बी टी क्यू, LGBTQ जो होते हैं, तो इनका क्या, इनके लिए क्या इराक में कानून बन गया। कानून कैसा, इतना कठोर कानून कि ये लोग अब आपस में कोई भी संबंध नहीं बना सकते। ठीक है, और इसके लिए क्या 15 साल की सजा उसने निर्धारित करी है, कि उसने कहा है कि भाई हमारे देश में यह सब आप नहीं कर सकते, तो इसके लिए आपको 15 साल जेल में रहना पड़ेगा अगर आपको ऐसा करते पाया गया या कुछ भी है। अब इस कानून के अंदर क्या है, इस कानून में क्या है, इराक में किसी भी तरह से वेश्यावृत्ति या समलैंगिक संबंधों को बढ़ावा देने पर प्रतिबंध लगा दिया। किसी भी तरह का मतलब कि कुछ लोग क्या करते हैं ना, कि कोई और रास्ता खोज लेते हैं कि चलिए ऐसे नहीं हो रहा है, इसको ऐसे कर लेते हैं। तो उन्होंने कहा है किसी भी तरीके से अगर आप इसमें पाए गए दोषी, तो आपको 15 साल की जेल होनी ही होनी है। ठीक है, अब भारत में तो इसको देखिए वो कर दिया गया है, अब फैसला आ गया था इस पे, लेकिन अभी भी कुछ कुछ चीजें हैं इसमें जो चल रही हैं। बाकी यहाँ पे तो मामला ठीक है, कोर्ट ने कहा है आप अपने हिसाब से जैसा देख रहे हो वैसे करो। ओके, तो इराक ने क्या किया है, इस पे पूर्णतः कड़क कानून बनाकर 15 साल की सजा का प्रावधान कर दिया है। ठीक है, इतना समझ आ गया। आगे बढ़ते हैं। आगे है शारजहां की क्या है, शिक्षिका है, क्या नाम है उनका, जीना जस्टिस। इन्होंने क्या जीता है, क्षेत्रीय कैम्ब्रिज समर्पित शिक्षक पुरस्कार। देखिए यह पुरस्कार क्या होता है, बेसिकली एक प्रतियोगिता होती है वर्ल्ड वाइड लेवल पे, तो उसमें सब जितने भी शिक्षक होते हैं वो क्या करते हैं, उसके लिए अप्लाई करते हैं। तो उसमें क्या होता है कि आप एक एज ए शिक्षक आपको समाज में क्या करना होता है, शिक्षित करना होता है, उनके लिए समर्पित होना होता है, उनको ऐसे मतलब समर्पित होकर आपको शिक्षा देनी होती है कि वो लोग बढ़े कुछ करें। तो उसमें आप किस तरीके से कर रहे हैं उसी यही क्या किया जाता है, मॉनिटर किया जाता है इस प्रतियोगिता में। तो उसके बाद क्या होता है, यह पुरस्कार दिया जाता है। तो इस बार यह पुरस्कार किसको मिला, जीना जस्टिस को। शारजहां की है, शारजहां कहाँ पड़ता है, यूएई में, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में शारजहां पड़ता है, तो वहीं की हैं जीना जस्टिस जिनको यह पुरस्कार मिला। ठीक है, अब ये कहाँ पे थी, यह थी शारजहां गर्ल्स ब्रांच में, एक अंग्रेजी हाई स्कूल की शिक्षिका थी। ठीक है, इंग्लिश हाई स्कूल था वहां पर, जिसका नाम क्या, शाहजहां गर्ल्स। ठीक है, उसमें यह शिक्षिका थी अंग्रेजी हाई स्कूल की, उनका नाम जीना जस्टिस था। तो उनको क्या मिला, कैम्ब्रिज डेडिकेटेड टीचर अवार्ड। इंग्लिश में आ गया तो आप डेडिकेटेड टीचर अवार्ड देखेंगे, और ऊपर आ गया मतलब हिंदी में आ गया तो कैम्ब्रिज समर्पित शिक्षक पुरस्कार देखेंगे। ठीक है, तो इनको इस क्षेत्र में क्या मिला, पुरस्कार मिला। तो इसके मेन पॉइंट यही है, शारजहां की थी ये शारजहां कहाँ आता है, यूएई में आता है। इनका नाम जीना जस्टिस है। शारजहां गर्ल्स ब्रांच की थी, अंग्रेजी हाई स्कूल की शिक्षिका थी। ठीक है, और अवार्ड कौन सा मिला, कैम्ब्रिज डेडिकेटेड टीचर अवार्ड। ठीक है, इतना समझ आ गया। आगे बढ़े। आगे क्या कह रहा है, आगे देखिए सेन वॉटसन द्वारा लिखित क्या है, एक पुस्तक है, द विनर्स माइंडसेट। इसका क्या हो गया है, लॉन्च हो गया है, मतलब इसका विमोचन कर दिया गया है कि भाई ये पुस्तक अब लॉन्च हो रही है, बिल्कुल प्रिंट होके रेडी है। तो इस पुस्तक में देखिए बेसिकली सेन वॉटसन द्वारा क्या लिखा गया है कि 2000 के अंत में क्या हुआ था, कुछ ऐसा हुआ, 2014 के अंत की बात है। उस टाइम पे एक मैच हुआ,
उस मैच में क्या हुआ कि एक हमारे सलामी बल्लेबाज, मतलब कि एक वो नहीं होते हैं बैट्समैन जो बिल्कुल वो करते हैं आके ओपनिंग करते हैं आके, उनका नाम क्या था, फिलिप ह्यूज उनका नाम था। तो उनकी क्या हो गई थी, बाउंसर से लड़ाई हो गई थी, तो बाउंसर ने उनको बहुत मारा था। ठीक है, बाउंसर ने उनको मारा था, तो उसकी वजह से क्या हुआ था, वो 2 दिन बाद उनकी मृत्यु हो गई थी, उनका निधन हो गया था। तो ये जो जो भी घटना हुई थी, सेन वॉटसन पे इस पर गहरा प्रभाव डाला था। सेन वॉटसन ने पर इस घटना ने बहुत ही गहरा प्रभाव डाला था। तो क्या हुआ था, इसकी वजह से वो क्या हो गए थे, डिप्रेशन में चले गए थे। उन्होंने ये सोचा था कि कल को ये मेरे साथ भी तो हो सकता है। तो इन्होंने ये काफी दिन वो डिप्रेशन में रहे। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद वो धीरे से इससे उभरे, और उसके बाद क्या, एक बेहतर क्रिकेटर के रूप में बाहर निकले, मतलब एक और अच्छे क्रिकेटर बने, जो उनके लचीलेपन और मानसिक दृढ़ता का प्रमाण दिखाता है। उसी के ऊपर क्या है, यह पुस्तक बनी है। उन्होंने ये पुस्तक लिखी है, आप चाहे तो पढ़ सकते हैं, आपको अमेजोन, फ्लिपकार्ट कहीं पर भी मिल जाएगी इजिली। ठीक है, ये आपको समझ आ गया। तो यह पुस्तक का क्या नाम है, द विनर्स माइंडसेट। ठीक है, यह लॉन्च हो चुकी है, सेन वॉटसन द्वारा लिखी गई है। ठीक है, क्यों उनके साथ ऐसा हुआ इस पर। अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है भारत के औद्योगिक वस्तुओं के आयात में चीन की क्या है, बढ़ती हिस्सेदारी। चीन ने क्या किया है, औद्योगिक वस्तुओं पर भारत की बढ़ती निर्भरता महत्वपूर्ण आर्थिक और सुरक्षा चिंताओं को प्रस्तुत करती है। क्या हुआ है, पिछले 15 वर्षों में नई दिल्ली के आयात में चीन की हिस्सेदारी कितनी बढ़ गई है, 21 से 30% बढ़ गई है। देख रहे हैं आप, यहाँ मतलब न्यूज चैनल में कुछ और दिखाया जाता है आपको कि चीन को ये कर रहे हैं, चीन बाइकआउट कर रहे हैं, कुछ भी हो। आप यहाँ से डेटा देखिए, आप डेटा देखिए, आप 15 वर्षों में कितनी बढ़ गई है, 21 से 30%। ठीक है, 21 से 30%, यानी 9% का मार्जिन है इसमें, 9% का मार्जिन इन द सेंस, ये अगर हम इंटरनेशनल बिजनेस के उससे देखें तो ये बहुत ज्यादा है, बहुत बड़ा मार्जिन है। ठीक है, तो ये अगर क्वेश्चन आता है कि कितनी हिस्सेदारी बढ़ी या कहाँ से बढ़ी, तो 15 वर्षों में कितनी बढ़ी, तो आप ये उत्तर इसका दे सकते हैं कि 21% थी पहले, अब फिर 15 वर्षों में कितनी हो गई, 30% हो गई। तो यह काफी अच्छी बढ़ोतरी है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ये आपको होप समझ आ गया होगा, इसमें ऐसा कुछ खास था नहीं टफ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे नेक्स्ट क्या है, ओटीपी धोखाधड़ी से निपटने के लिए सरकार ने क्या किया है, एसबीआई कार्ड और टेलीकॉम कंपनियों के साथ क्या है, गठबंधन कर लिया, मतलब हाथ मिला लिया है कि आओ भाई थोड़ी मदद करो, देखें ये कैसे ये लोग चोरी ओटीपी चुरा लेते हैं, जो जो करते हैं। तो गृह मंत्रालय ने क्या किया, जो भी वन टाइम धोखाधड़ी के बढ़ते मुद्दे हैं उनको संबोधित करने के लिए एसबीआई कार्ड और चुनिंदा दूरसंचार ऑपरेटर के साथ हाथ मिलाया है, और बैंक ग्राहकों को लक्षित करने वाले बढ़ते फिशिंग मामलों के मद्देनजर संभावित ओटीपी चोरी के बारे में व्यक्तियों को सचेत करने की एक समाधान विकसित करने का कहा जा रहा है। मतलब फिशिंग का मतलब क्या होता है, देखिए हम जब मछली पकड़ने जाते हैं ना, तो हम क्या करते हैं, एक उसके नीचे जो कांटा होता है उसमें हम कुछ इतना सा खाना फंसा देते हैं, फिर हम नीचे डालते हैं पानी में, तो मछली आती है, उसको लगता है खाने का है, बट वो कांटा होता है और वो पकड़ लेते हैं। तो इसी का मतलब फिशिंग होता है। वैसे ही ये लोग क्या करते हैं, ये लोग कुछ ऐसा ही खाना हमारे लिए डालते हैं, और हम क्या करते हैं, इनको ओटीपी अपना दे देते हैं, या फिर हम इनके मतलब जाल में फंस जाते हैं और ये हमें पकड़ लेते हैं। तो ये फिशिंग, इसलिए इसको फिशिंग भी बोलते हैं। तो इसी का समाधान निकालने के लिए कुछ विकसित करने को इन्होंने कहा है कि भाई इसका कुछ सोल्यूशन निकालो, कुछ विकसित करो ऐसा। तो किसके किसके बीच हुई है, गृह मंत्रालय, एसबीआई कार्ड और टेलीकॉम कंपनियों के मध्य में यह टाई अप हुआ है, हाथ मिलाया है। तो यह क्या था आज का वीडियो, जो भी आपका था आज का, क्या मतलब ये जितना भी करंट अफेयर है ये बेसिकली कल का था। कल रात में वीडियो नहीं पोस्ट हो पाई थी क्योंकि आवाज का थोड़ा प्रॉब्लम आ गया था। ठीक है, तो ये अगर आपको वीडियो क्या हुआ हो, पसंद आया हो, तो फिर वीडियो को लाइक करिए और कमेंट करिए। फिर क्या, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना। ठीक है, और अगर वीडियो देख रहे हो तो लाइक कर देना यार। लाइक करने में क्या लगता है, तुम एक बार बटन ही तो दबानी है, उसमें सामने दिया होता है तुमको। ठीक है, बस वीडियो को क्या करना, लाइक कर देना। ओके, और क्या करना है, इसको शेयर करना है, कमेंट करके बताना है वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं
रात को फिर नेक्स्ट वीडियो में। ओके, तब तक के लिए टाटा।